नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिंद पर। आज हम कक्षा 10 का जो आपका जो नया सिलेबस जो है NCERT यानी पाठ्यक्रम 2021-22 वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि गुरुवार के दिन से जो है कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी और इसी के तहत आपने देखा होगा कि कल जो है कक्षा 12 की जो बायोलॉजी की क्लास जो है उसके द्वारा हमने कल से शुरुआत कर दी। आज दूसरा दिन है। आज हम बात कर रहे हैं 10th क्लास की और 10th क्लास के साइंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और साइंस के अंदर आपका जो NCERT का जो पहला जो लेसन है ना, ये वीडियो बेसिकली मुख्य रूप से रहेगा, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हिंदी माध्यम के लिए विशेष तौर से ये क्लास है। तो आइए आज हम बात करते हैं कक्षा 10 का जो आपका जो साइंस है NCERT का, उसका जो पहला लेसन है, लेसन नंबर फर्स्ट जो है उसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। आपका जो पहला जो लेसन है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिस्ट्री का चैप्टर है, ये पहला अध्याय है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो अपन एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो अपन बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसको लेकर बात करेंगे, फिर अपन बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उनके टाइप्स यानी प्रकार क्या क्या है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बात करेंगे, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, किस प्रकार से उसको पहचाना जा सकता है, क्वेश्चंस जो है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उसको लेकर भी जो है हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए आज हम प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा जो रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ करने से पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि अमूमन जो घर में जो अपन दूध रखते हैं वो हम कहाँ रखते हैं? फ्रीज के अंदर रखते हैं। हम बाहर उसको नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि गर्मी के कारण दूध क्या हो जाता है? फट जाता है। यानी दूध को यदि बाहर रखा जाएगा, तापमान थोड़ा ज़्यादा होगा तो दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ठीक है। आप बाजार से कोई फल लेके आए, मान लो अंगूर लेके आए, जो आपकी किताब के अंदर एग्जाम्पल है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अंगूर लेके आए, आप अंगूर को 2-4 दिन रखते हो, अंगूर क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, यानी कह सकते हैं सड़ जाएगा। और सड़ने को अपन विज्ञान में कह सकते हैं उसका किण्वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किण्वन। आपके पास लोहे की कोई कील है या लोहे की एक कोई छड़ है, आप उसको नॉर्मली एक नमी वाले स्थान पर या जहाँ पे पानी की बूंदें गिर रही हो वहाँ आप लोहे की छड़ को रख दो, क्या हो जाएगा? लोहे की छड़ पर क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। आपने चावल लिए, चावल को आपने पानी के अंदर डाला और पानी को क्या किया? गर्म किया, चावल पक गए। तो बात आती है कि सर ये सारे जिक्र आप यहाँ पे क्यों कर रहे हो? ये सभी क्या है? एक प्रकार की अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया ही तो हो रही है इसके अंदर। इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो पदार्थ जो होता है ना, पदार्थ के जो गुण होते हैं, पदार्थ क्या होता है आपने 9th क्लास में पढ़ा है। प्रत्येक वे वस्तु जिसका क्या हो? द्रव्यमान हो, यानी जिसका वजन हो, और जो क्या करती है? स्थान घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक मार्कर है, क्या बताओ इसका कोई वजन है या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल इसका वजन है। अगर मैं इसको अगर किसी स्थान पर रखना चाहूंगा तो ये जगह घेरेगा नहीं घेरेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल जगह घेरेगा। इसको रखने के लिए अगर आप कहीं भी रखोगे तो स्थान तो घेरेगा ही घेरेगा। यानी प्रत्येक वह वस्तु जिसका क्या हो? द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ के जो गुण है ना वो 2 प्रकार से अपन देखते हैं। पदार्थ के जो गुण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भौतिक गुण। कौन से होते हैं? भौतिक गुण। और दूसरे रासायनिक गुण नहीं होता है, रासायनिक गुण नहीं, उसको अपन बोलते हैं रासायनिक संगठन। पदार्थ जो होता है उसको अपन 2 प्रकार से पढ़ते हैं, रासायनिक संगठन, है ना। एक तो भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक संगठन। भौतिक गुण वो होते हैं जो आप बाहर से देख के बता सकते हो, वो होते हैं उसके भौतिक गुण। जैसे मैं आपको कहूं कि जल के भौतिक गुण बताओ तो आप कहोगे सर जल रंगहीन है, जल का कोई रंग नहीं होता है। जल गंधहीन है, जल की कोई गंध नहीं होती है। जल स्वादहीन है, जल का कोई स्वाद नहीं होता है। तो ये आप बाहर से देख के बता सकते हो ना, भाई जल आपको दिख रहा है ना। तो वो उसके क्या हो गए? भौतिक गुण हो गए। ठीक है। भौतिक गुण के हिसाब से अपन अगर बात करें भौतिक गुण, और इसके अलावा अपन ले लेते हैं जैसे भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, भौतिक गुण, या अपन ले लेते हैं भौतिक अवस्था की भी बात कर लेते हैं। भौतिक अवस्था की अपन बात करें, आपने पढ़ा होगा 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है ठोस, एक क्या होता है? द्रव, और एक क्या होता है? गैस। इस प्रकार से पदार्थ की जो मुख्य रूप से वैसे 5 होती है,
मुख्य रूप से अपन बात करें, बाकी 5 कौन सी होती है? ठोस, द्रव, गैस आपने पढ़ा होगा, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो बात करें भौतिक अवस्था की, तो 3 प्रकार की भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। यानी पदार्थ आपको ठोस अवस्था में मिल सकता है, द्रव में मिल सकता है, गैस में मिल सकता है। ठोस क्या होता है आप जानते हो? जिसका आकार क्या हो? निश्चित हो, आकृति निश्चित हो, आयतन निश्चित हो, ठीक है। जहां कहीं भी उसको, जैसे मार्कर है, अगर मैं इसको जहां पे भी रखूंगा, मेरे हाथ में है तो भी ऐसे रहेगा, इसको मैं गिलास में रख दूंगा तो भी ऐसे रहेगा, अगर इसको मैं थाली में रख दूंगा तो भी ऐसे रहेगा। इसका मतलब इसका आकार निश्चित है ना, तो ये क्या हो गया? ठोस हो गया। लेकिन मान लो मेरे पास पानी है, ठीक है, तो उस पानी को अगर मैं थाली में करूंगा तो क्या हो जाएगा? थाली जैसा हो जाएगा, थाली में रखने पर। गिलास में रखूंगा तो गिलास जैसा हो जाएगा, तो उसका आकार निश्चित थोड़ी है, तो वो क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। गैस के बारे में आप जानते हो, कोई आकार निश्चित नहीं होता। तो भौतिक गुण या भौतिक अवस्था। दूसरा आता है रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन का मतलब होता है वो पदार्थ किन किन तत्वों से मिलकर बना है, उस पदार्थ के अंदर क्या क्या तत्व, कौन कौन से तत्व। जैसे मैं कहूं जल, तो जल का रासायनिक संगठन की मैं बात करूंगा तो उसमें अपन कहेंगे H2O, यानी सर इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ये जल का क्या हो गया? रासायनिक संगठन हो गया। और अगर मैं बात करूं जल के भौतिक गुण के बारे में, तो भौतिक गुण आप क्या कहोगे कि सर जल जो है वो रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। जल का कोई रंग नहीं होता है, जल की कोई गंध नहीं होती है, जल का कोई स्वाद नहीं होता है ना। तो ये होते हैं जल के भौतिक गुण। और रासायनिक संगठन में अपन कह सकते हैं कि जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ये है उसका रासायनिक संगठन। बात करें जल के भौतिक अवस्था के बारे में, तो जल की भौतिक अवस्था कौन सी होती है? तो आप कहोगे सर जल जो है क्या है? एक प्रकार का द्रव है, लिक्विड के रूप में वो रहता है, ठीक है। तो ये हो गए भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में बात कर लेते हैं अपन। देखिए रासायनिक गुण भी कह सकते हो, रासायनिक संगठन, बात ज्यादा विशेष नहीं, लेकिन मुख्य रूप से अपन रासायनिक संगठन कहते हैं गुण को, है ना, ठीक है। तो मिटा दें। तो बात करते हैं पहले तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में भी, क्या होते हैं ये परिवर्तन क्या होते हैं। देखिएगा कोई भी जो अभिक्रिया होती ना, पहले अपन अभिक्रिया को पढ़ लेते। देखिएगा अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक तो बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया भी हो सकती है, रासायनिक अभिक्रिया भी हो सकती है ना। अभिक्रिया क्या होती है? देखिए कोई भी जो पदार्थ है ना, उसके गुणों में परिवर्तन ही क्या है? अभिक्रिया है। किसी पदार्थ के गुणों में परिवर्तन क्या है? अभिक्रिया है। अगर उस पदार्थ के रासायनिक गुण बदल रहे हैं, या रासायनिक गुण कहो, या आप यूं कह सकते हो रासायनिक संगठन बदल रहा है, तो उसे अपन बोल देंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और यदि उस पदार्थ की अगर किसी भौतिक अवस्था या भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, तो उसे अपन बोल देंगे वो भौतिक अभिक्रिया हो रही है। और इसी अभिक्रिया को अपन एक परिवर्तन के द्वारा समझते हैं। परिवर्तन के द्वारा अगर भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है तो उसे अपन बोल देंगे भौतिक परिवर्तन, अगर रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है तो अपन बोल देंगे रासायनिक परिवर्तन। तो अब बात ही आती है कि सर ये क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो वैसे आपने 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ा है, फिर भी एक मैं छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन इसके बारे में बता देता हूं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं आखिरकार। एक तो आता है आपका भौतिक परिवर्तन, है ना, और एक आता है आपके रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन देखिएगा क्या होते हैं ये। भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होगा। पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होगा। भौतिक गुण या भौतिक अवस्था में, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई बर्फ है, क्या है? बर्फ है। मैं बर्फ को क्या करता हूं? गर्म करता हूं। गर्म करूंगा तो क्या बनेगा बताओ? पानी बनेगा। पानी को गर्म करूंगा तो क्या बन जाएगी? जल वाष्प बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वाष्प। अब बताओ कि मैं कहूं कि बर्फ क्या है? ठोस है, द्रव है, गैस है। तो आप कहोगे सर बर्फ क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस। जब ठोस को गर्म किया, बर्फ को गर्म किया तो क्या बना? पानी। पानी क्या है? द्रव है। क्या है? द्रव। और द्रव को गर्म करने पर क्या बन गई? जलवाष्प बनी। ये क्या होगी? गैस हो गई। क्या हो गई? गैस हो गई। तो बताओ पदार्थ के भौतिक गुण या भौतिक अवस्था बदल रही नहीं बदल रही है? बदल रही है, बिल्कुल आप देख सकते हो बदल रही है, ठीक है ना। तो ये बदल गई। अब मैं यदि गैस को अगर क्या करूं, ये जो जल वाष्प है, इस वाष्प को अगर मैं क्या करूं? ठंडा करूं। अगर पानी की जो वाष्प है जब उसको ठंडा किया जाएगा तो क्या होगा? वाष्प को ठंडा करने पर क्या बनेगा? द्रव बनेगा। और द्रव को ठंडा करने पर क्या बन जाएगा? ठोस। यानी वाष्प को ठंडा किया, पानी बना। पानी को ठंडा करने पर क्या बन गया? बर्फ बन गया। इसका मतलब ये परिवर्तन ऐसे भी चल सकता है और
ऐसे भी चल सकता है, यानी दोनों दिशाओं में चलता है, तो इसको अपन बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन, जो दोनों दिशाओं में, यानी पदार्थ की अगर अवस्था बदलेगी तो उसकी कुछ समय बाद अगर उसको अपन चेंज करेंगे तो पुनः प्रारंभिक अवस्था में भी वो आ सकता है, वो होता है आपका भौतिक परिवर्तन। बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, मान लो कि दूध है, दूध से हमने क्या बना दिया? दही बना दिया। क्या अब दही से दूध बना सकते हैं क्या? आप कहोगे सर नहीं बना सकते, दूध से दही नहीं बना सकते। यह है रासायनिक परिवर्तन, यानी उसका रासायनिक संगठन ही बदल गया। दूध का स्वाद अलग है, दही का स्वाद अलग है, रासायनिक संगठन बदल गया। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, वो होता है भौतिक परिवर्तन। और जब किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होगा तो वो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन ही एक प्रकार की क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन ही एक प्रकार की क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में भी, ये क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया आखिरकार होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन अपन क्या दे सकते हैं कि किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन का या परिवर्तन ही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिक्रिया। अब बात करते हैं कि अभिक्रिया जो होती ना, इसके अंदर देखो क्या होता है। अभिक्रिया जो होती है इसके अंदर या तो कोई दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, या कोई पदार्थ टूट कर नया पदार्थ बनाते हैं। दो तरह की चीजें हो सकती है। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि या तो A प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हो? ए बी बना रहे हो मिलकर, या यूं हो सकता है कि सी डी ये मिलकर टूट कर क्या बना रहे हो? सी डी बना रहे हो। यानी दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, या दो पदार्थ टूट कर नया पदार्थ बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो आप जो देख रहे हो ना, ये जो तीर है एरो, ठीक है, इस एरो के इधर जो पदार्थ लिखे होते हैं ना, इसको अपन बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। इधर जो पदार्थ लिखे होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इधर जो बन रहे हैं ना, इनको अपन बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए? आपके अभिकारक हो गए, और ये क्या हो गए? उत्पाद हो गए। क्या हो गए? उत्पाद। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो अब बात आती है कि सर अभिकारक की परिभाषा कैसे दी जा सकती है। तो बात अपन देखो, इधर देखो कि ये पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं ना, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, या यूं कह सकते हैं कि जो क्रिया करता है या अभिक्रिया करता है, उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद किसे कहेंगे? कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? आपका उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। ठीक है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अपन ने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए आप इसको अगर लेना चाहो तो देख लो, मैं थोड़ा कैमरे की सेटिंग देख लेता हूं। चलो ऑल सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिटा दें। रासायनिक अभिक्रिया मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी कि क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। पदार्थ में परिवर्तन कैसे होगा? जैसे मान लो कि मेरे पास मेथेन है, या जो आपके एग्जाम्पल दे रखा है मैग्नीशियम। एक मैग्नीशियम की अपन एक छड़ लेते हैं, पतला सा टुकड़ा लेते हैं, रिबन के समान आता है, और इसको अपन क्या करते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं? इसको जलाते हैं। मैग्नीशियम लेंगे और मैग्नीशियम के टुकड़े को अपन क्या करेंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। और जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उसे अपन बोलते हैं दहन। क्या कहते हैं? दहन। जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि यहां हम मैग्नीशियम का क्या करवाते हैं? दहन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? दहन। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये मिलेगा अपने को MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझना ध्यान से, अभी अभिक्रिया संतुलित नहीं है, अभी अभिक्रिया संतुलित नहीं है। मैं इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे आगे मैं बताऊंगा कैसे करेंगे ये सब कुछ। ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। ये है मैग्नीशियम और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो आपका क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। और ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक
सफेद रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है। तो बताओ यहां से ये एक अलग पदार्थ है और ये अलग पदार्थ है, नया पदार्थ मिल गया। ये होता है सफेद चूर्ण होता है, सफेद रंग का क्या होता है, चूर्ण, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, सफेद रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है। ठीक है, तो ये एक यहां पर क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ इसके अंदर अभिकारक कौन, तो आप कहोगे सर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। उत्पाद कौन, आप कहोगे सर मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है। क्लियर, ठीक है। तो ये होती है रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, और जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं, ठीक है, और देखो जैसे मान लो कि एक सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अम्ल क्या होते हैं, अपन सेकंड चैप्टर जो अपना अगला वाला है उसके अंदर डिटेल में है, अपन वहां बात करेंगे अम्ल क्षार लवण के बारे में। ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर मैं इसके अंदर क्या करता हूं, जिंक के टुकड़े डालता हूं, इसको अपन बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा। इसमें अपन जिंक के टुकड़े डालते हैं तो ये बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4 और बाहर क्या निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो बताओ ये क्या है, यहां पर आप कहोगे सर अभिकारक, और ये दोनों क्या है, उत्पाद है। क्या है, उत्पाद। यहां देखो संगठन बदल गया पूरी तरह से, यहां देखो H2SO4 है, यहां ZnSO4 है। पदार्थ का रासायनिक संगठन बदला, इसका मतलब क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कोई दिक्कत, क्लियर। अब बात आती है कि सर ये रासायनिक समीकरण का क्या मतलब है। रासायनिक अभिक्रिया तो चलो हमारे समझ में आ गई, रासायनिक अभिक्रिया यानी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ये समीकरण का क्या लफड़ा है, चलो यार इसको भी समझते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, समझिएगा ध्यान से भी इसको। देखिए कि अगर मान लो मैं यहां पे लिखता हूं हाइड्रोजन, क्या लिखता हूं, समझना थोड़ा इसको, हाइड्रोजन, और इसके सामने लिखता हूं मैं H, फिर मैं इधर लिखता हूं सोडियम, इसके सामने लिखता हूं मैं Na, फिर मैं लिखता हूं क्लोरीन, इसके सामने लिखता हूं मैं Cl, फिर मैं यहां लिखता हूं ऑक्सीजन और यहां लिखता हूं मैं O। अगर मैं तुम्हें कहूं कि बताओ ये क्या लिखे, तो आप कहोगे सर ये तत्वों के नाम है। फिर मैं कहूं ये क्या है, आप कहोगे सर ये तत्वों के क्या है, प्रतीक है। क्या है, प्रतीक है। ये तत्वों के प्रतीक है और ये तत्वों के नाम है। फिर मैं यहां पे लिखता हूं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, छोटी क्लास में आपने पढ़ा ही होगा। अब मैं कहूं कि सोडियम क्लोराइड को कैसे लिखेंगे, तो आप कहोगे सर NaCl। ये सोडियम क्लोराइड है, ये आपके क्या है, तत्व है, और ये क्या है, यौगिक। तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं ना, 9th में पढ़ा है आपने। तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, यौगिक, और ये आपके क्या हो गए, तत्व हो गए। क्या हो गए, तत्व। ठीक है, तो अब बताओ कि ये तत्व के प्रतीक है, तो आप कहोगे सर ये यौगिक, ये यौगिक का प्रतीक है। नहीं, यौगिक का प्रतीक नहीं होता है, यौगिक का सूत्र होता है। यौगिक का प्रतीक नहीं होता है, यौगिक का क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, थोड़ा अपन पानी पी लेते हैं, जल ग्रहण कर लेते हैं। चलिए, तो तत्वों के प्रतीक होते हैं, यौगिक का क्या होता है, सूत्र होता है। सर इनका जिक्र यहां क्यों कर रहे हो, ये हमें आता है, जरूरत है बेटा, तभी कर रहे हैं। अभी देखना आगे क्या इसका उपयोग करते हैं अपन, कैसे। मिटा दे इसको एक बार अपन, चलो। अब देखो मैं यहां पे अभी लिखता हूं आपके सामने मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिखा मैंने, प्लस ऑक्सीजन। क्या बनेगा आपने बताओ, अभी देखा था। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी प्रकार से मैं लेता हूं सोडियम और इधर लिख देता हूं मैं क्लोरीन।
सोडियम प्लस क्लोरीन, बताओ क्या बनाएंगे? आप कहोगे सर ये बनाएंगे सोडियम क्लोराइड। क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। कोई दिक्कत? क्लियर? अब देखो मैंने इतना लिखा, मुझे कितना टाइम लगा? लगा नहीं लगा? तो अब मैं कहूं कि बताओ ये क्या लिख रखी है? आप कहोगे सर ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अभिक्रिया तो हो रही है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड बना रहा है, यानी अभिक्रिया तो हो रही है। तो आप कहोगे सर ये जो आपने लिखा है ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। मुझे टाइम लगा, जगह भी ज्यादा चाहिए, लेकिन इस मैग्नीशियम को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? क्या बताओ? Mg प्लस ऑक्सीजन को मैं लिख सकता हूं O2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मैग्नीशियम, तो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। संतुलित करने के लिए मैं यहां पे 2 लिख देता हूं। कैसे करेंगे आगे बात करेंगे अपन इसके बारे में। यह है सोडियम, तो सोडियम को क्या लिख देता हूं मैं? Na, और क्लोरीन क्या लिख देता हूं मैं? Cl, और ये क्या बन जाएगा बताओ इधर? NaCl। तो जगह भी कम चाहिए, तो बस ये जो लिखा है ना इसी को अपन बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ये जो लिख रखा है ना ऊपर, ये है रासायनिक अभिक्रियाएं, और ये है ना इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। अब बात आती है कि सर इसकी परिभाषा कैसे देंगे? बताओ ये क्या है? अभिकारक है, और ये क्या है? उत्पाद है। मैंने क्या किया? इनको प्रतीक में लिख दिया और इसको किस में लिख दिया? सूत्र में लिख दिया। यानी अपन कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को उनके प्रतीक व सूत्र के रूप में लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। आया ना समझ में? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को उनके प्रतीक और सूत्र के रूप में लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यहां आप देख सकते हो कि मैंने अभिक्रिया लिखी पहले, और अभिक्रिया लिखने के बाद मैंने उनके क्या लिखे? प्रतीक और सूत्र लिख दिए। प्रतीक और सूत्र लिखने पर मुझे क्या प्राप्त हो गई? एक समीकरण प्राप्त हुई। उसी समीकरण को अपन क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है जी, आगे समझ में? क्लियर। अब बात आती है कि सर रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं, इसका तरीका क्या है? तो देखिए, अगर मैं तुम्हें कहूं, थोड़े पहले इसको मिटा देता हूं ताकि समझने में थोड़ा अपने आसान रहेगी। देखिए इधर Na+Cl क्या हो जाएगा? NaCl। ठीक है, और लिख सकते हैं अपन, जैसे मैं ले देता हूं आपके पास MgO, सॉरी इसको Mg+O2, वैसे ये भी 2 होता है लेकिन चलेगा आगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे मैं बता दूंगा आपको। 2MgO यहां लिख देता हूं मैं, 2 लिख देता हूं। ठीक है, और जैसे H2+O2 क्या बन जाएगा? 2H2, यहां संतुलित कर देता हूं मैं। उसी प्रकार से H2SO4+Zn क्या बन जाएगा? ZnSO4। घबराओ मत, टेंशन नहीं लेने की। सर ये क्या लिख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? जैसे हमारे राजस्थानी भाषा में कहते तो सर क्या लिखा, मारा कहीं पल्ली नहीं पड़ रही हो। टेंशन नहीं लेनी है, आएगा आएगा, अच्छे से आएगा। बस कंटिन्यू देखते रहो और क्लासेस कंटिन्यू अटेंड करते रहो। घर पे हो, सुरक्षित रहो, पढ़ाई करते रहो। देखिए, अब ये चीजें मैंने यहां पे लिख दी, ये सारी की सारी क्या है? रासायनिक समीकरण है। अब देखो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं ये सारे के सारे, तो ये क्या हो गए? अभिकारक हो गए। क्या हो गए? अभिकारक। मैं कहूं ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये अभिक्रिया से बने हैं, ये क्या हो गए? उत्पाद। ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं इसलिए हमने इसको अभिकारक कहा, और ये अभिक्रिया से बने हैं इसलिए हमने इनको क्या कहा? उत्पाद कहा, प्रोडक्ट कहा। क्या कहा? प्रोडक्ट कहा। तो ये जो रासायनिक समीकरण लिखी, इसमें क्या क्या अपन को किस तरह से किधर लिखना होता है उसको लेकर अपन बात करेंगे। तो इधर जो भी अपन लिखते हैं वो सब आपके क्या हो गए?
अभिकारक हो गए, और इधर जो आपने लिखा वो क्या हो गया, उत्पाद। क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि आप जो इसको देख रहे हो ये किस साइड में लिख करके बताओ। अगर आप देख रहे हो तो आप किस साइड में है, लेफ्ट साइड की तरफ, यानी बाईं तरफ है। किस तरफ है, बाईं तरफ। और ये किस तरफ है, दाईं तरफ। तो पहली चीज रासायनिक समीकरण को लिखने का जो तरीका है उसमें पहला जो स्टेप आएगा कि जो अभिकारक है, अभिकारकों को सदैव बाईं तरफ लिखा जाता है। किस तरफ लिखा जाता है, बाईं तरफ लिखा जाता है। यदि अभिकारक 2 है तो उनके बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। देखो आप देख सकते हो अभिकारक कितने हैं, 2 है, तो उसके बीच में क्या लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अभिकारकों को सदैव बाईं तरफ लिखते हैं, और यदि अभिकारक 2 हैं तो उनके बीच में क्या लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। कोई दिक्कत। चलो आगे, अभिकारक लिखने के बाद, अभिकारक लिखने के बाद अभिकारकों के दाईं तरफ यानी राइट साइड की तरफ, अभिकारक लिखने के बाद अभिकारकों की दाईं तरफ क्या लगाते हैं, एक तीर का निशान लगाते हैं, तीर बनाते हैं। और ये तीर क्या करता है, अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि ये अभिक्रिया इस दिशा में हो रही है, इस दिशा में जा रही अभिक्रिया। यूं पहले फिर बता रहा हूं, अभिकारकों को सदैव किस तरफ लिखेंगे, बाईं तरफ। अभिकारक 2 हैं या 2 से अधिक हैं तो उनके बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद उनके दाईं तरफ एक तीर का निशान बनाएंगे, और वो तीर का निशान क्या करेगा, अभिक्रिया की दिशा को बताएगा। तीर के निशान के आगे, तीर के निशान के आगे किसको लिखा जाता है, उत्पाद को लिखा जाता है। ये मैंने उत्पाद लिख दिए। और यदि उत्पाद भी 2 या 2 से अधिक हैं तो उनके बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उत्पाद भी 2 या 2 से अधिक है तो उनके बीच में क्या लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब कहीं कहीं आपको ये जो तीर है ना, इस तीर के ऊपर कुछ लिखा हुआ मिल जाता है यहां पर, कभी कभी, है ना। यदि ये तीर के ऊपर अगर मान लो कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो उससे अपन बोलते हैं उत्प्रेरक। तीर के ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट बोलते हैं। तीर के ऊपर या तीर के नीचे जब भी कुछ लिखा हुआ मिले तो समझ लेना वो क्या है, उत्प्रेरक है। बात यह आती कि सर ये उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं। देखो, किसी अभिक्रिया के अंदर जो पदार्थ जो होता है, जो तीर के ऊपर लिखा हुआ आपको मिलेगा, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देते हैं लेकिन स्वयं की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देते हैं लेकिन स्वयं की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो उत्प्रेरक को अपन तीर के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो ये अगली बात करते हैं अपन। इसके बाद अपन बात करेंगे उस जो भी आपके पास अभिकारक है या उत्पाद है उनकी भौतिक अवस्था को बताना, भौतिक अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, भौतिक अवस्था जो है, भौतिक अवस्था क्या है, देखो कि ये ठोस है, द्रव है, ये अपने को बतानी होती है, उसको अपन बोलते हैं भौतिक अवस्था। बताओ मैग्नीशियम क्या होता है, ठोस होता है। ठोस को अंग्रेजी में अपन बोलते हैं सॉलिड। क्या कहते हैं, सॉलिड। तो यहां क्वेश्चन में मैं क्या लिख दूंगा, एस, ये बताएगा सॉलिड को, बताएगा किसको, बताएगा सॉलिड को। ऑक्सीजन क्या है, गैस, तो यहां मैं क्वेश्चन में क्या लिख दूंगा, जी, ये किसको बताएगा, गैस को बताएगा। किसको बताएगा, गैस। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड, ये बताएगा सॉलिड, एस। ठीक है सर, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ठोस है, द्रव है, गैस है। घबराने की जरूरत नहीं है। ठोस है, द्रव है, गैस है, ऐसा कभी आपसे क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा कि ये ठोस है, द्रव है, गैस है। हाँ, लेकिन अब अगर आप धीरे धीरे कंटिन्यू पढ़ोगे तो आपको अपना आप धीरे धीरे पता चलने लग जाएगा कि ठोस क्या होता है, कौन सा पदार्थ ठोस होता है, कौन सा द्रव होता है, कौन सा गैस होता है। बाकी एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वहां लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगली बात करते हैं, जैसे कि ये अपन बात कर लेते हैं इसको लेकर, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है। हाइड्रोजन क्या है, गैस। ऑक्सीजन भी क्या है, गैस। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, जल। तो जल, यहां पर जल वाष्प लिखा हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है।
ठीक है, और गैस भी हो सकता है। तो ये अपन क्या लिखते हैं इनकी कोष्टक में, नीचे छोटे से कोष्टक में क्या लिखते हैं, इनकी भौतिक अवस्था लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भौतिक अवस्था लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एक रासायनिक समीकरण, कंप्लीट व्यवस्थित तरीके से अपन ने देखा इसको। अब समझना ध्यान से, आगे की अपन बात करते हैं कि दो तरह की चीजें आपको मिलेगी, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। एक तो आता है असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण जिसे अपन बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, और एक मिलेगी आपको संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, क्या होता है ये देखिएगा। मैं वही तरीका अपना रहा हूं जो भी आपके सामने मैंने अपनाया था। मैंने लिखा मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन, क्या बना? MgO। ठीक है, फिर मैंने लिखा H2+O2, क्या बना? H2। फिर मैंने लिखा Na+Cl2। अब मैं सही लिख रहा हूं अभिक्रिया सारी की सारी, पहले तो मैंने ऐसे लिखी थी NaCl, ये मैंने आपके सामने लिख दी। अब देखो कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहती है, क्या होती है। इससे पहले एक नियम आता है जिसे अपन बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको अपन समझते हैं, ये नियम क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना, ये क्या होता है इसको अपन समझते हैं। इंपॉर्टेंट कर देना इसको, नोट्स बनाते चलने हैं साथ में के साथ में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान सदैव क्या रहता है? संरक्षित रहता है। यही क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। या शॉर्ट में आप यूं समझ लो कि अभिकारक और उत्पाद में पदार्थों की या तत्वों की जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अभिकारक और उत्पाद में अगर तत्वों की संख्या बराबर है तो उसे अपन बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, और यदि अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या बराबर नहीं है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो अब देखो इधर मैग्नीशियम कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितनी है? 2। इधर मैग्नीशियम कितना? 1, ऑक्सीजन 1। क्या अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या बराबर दिख रही है क्या? अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या बराबर है क्या? अरे बोलो, बराबर है क्या? आप कहोगे सर नहीं है, अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या बराबर नहीं है। ठीक है, इधर देखो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। क्या अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या बराबर है क्या? नहीं है। इधर देखो सोडियम 1, इधर भी 1, बढ़िया है। इधर क्लोरीन 2, इधर 1, क्या बराबर है क्या? नहीं है। इसका मतलब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या बराबर नहीं हो तो वो समीकरण क्या कहलाती है? आपके असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है या कंकाली समीकरण कहते हैं। अभी इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को अपने को क्या करना है? संतुलित करना है। यानी अपने को अपना आइडिया लगाना है कि अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्या हो जाए? बराबर। तो कैसे करेंगे ये अपने को सीखना है कि ऐसा क्या करें अपन कि अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो इस रासायनिक या
असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलने के लिए जिस विधि का जो अपन उपयोग करते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? देखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या क्या हो? बराबर हो, उसे अपन क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलने के लिए जिस विधि का उपयोग अपन करते हैं या जिस विधि के द्वारा अपन इसको संतुलित करते हैं, उस विधि को अपन बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा, या हिंदी में इसे अपन बोलते हैं अनुमान विधि। क्या बोलते हैं? अनुमान विधि। ठीक है, हिट एंड ट्रायल विधि या अनुमान विधि के द्वारा हम क्या करेंगे? इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करेंगे। ठीक है जी। तो सीधा सा यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि रासायनिक समीकरण को कौन सी विधि से संतुलित करते हैं? तो हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित करते हैं या अनुमान विधि से उसको संतुलित किया जाता है। ठीक है, क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया। कैसे करते हैं उसको अपन समझते हैं। इसके क्या क्या चरण हैं वो अपन देखते हैं। चरण कभी आपसे नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि उसके चरण लिखिए, लेकिन वो चरण आपको ध्यान में रखने हैं। मैं वो एक बता रहा हूं आपको एक एक करके। सबसे पहले क्या करेंगे? एक सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सारणी बनाएंगे। मिटा दें इसको, मिटा दें। चलो, एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं और उस हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा अपन क्या करेंगे? उसका उपयोग करते हुए अभिक्रिया को क्या करेंगे? अपन संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? संतुलित। एक मैं आपके सामने एक समीकरण लिख रहा हूं और उस समीकरण को अपन हिट एंड ट्रायल विधि से, आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दे रखा है वही मैं उठा रहा हूं, बाकी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। इसके बाद अगर अपन करेंगे इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस वगैरह है, देखिएगा सारी चीजें आपको मिलेगी। अब बिल्कुल आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कंप्लीटली निःशुल्क आपको कंप्लीटली स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा। हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप उसके अंदर जाना, जो बॉक्स के अंदर अपन ने सभी जितने भी प्लेलिस्ट हैं उनके लिंक दे रखे हैं, और टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ उसका लिंक भी हमने वहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखें, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और वहाँ जाकर आप जो आपके नोट्स हैं वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं अपन संतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे अपन असंतुलित को कैसे संतुलित करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने, जो आपके बुक के अंदर दिया हुआ है Fe+H2O, ये मिलकर बना रहे हैं Fe3O4+H2, इस तरह से। ठीक है, अब बताओ क्या ये समीकरण संतुलित है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इधर आयरन कितना है? 1 है, इधर आयरन कितने हैं? 3 है, इधर ऑक्सीजन कितनी है? 1 है, इधर ऑक्सीजन कितनी है? 4 है, हाइड्रोजन तो चलो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यह समीकरण संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हिट एंड ट्रायल विधि कहती है कि एक सारणी बनाओ। क्या बनाओ? एक सारणी बनाओ। बना लेते चलो इस तरह से। सारणी बनाकर क्या करेंगे अपन? देखो इधर क्या लिखो, आप तत्व लिखो, कौन कौन से तत्व हैं। ठीक है, इधर आप लिख दो अभिकारक में संख्या, अभिकारक में उसकी संख्या क्या है, और इधर लिख दो उत्पाद में संख्या, उत्पाद में उसकी संख्या क्या है। कितने तत्व यहां पर है? देखो यहां पर एक तो क्या है? आयरन है, Fe है, और क्या है? एक हाइड्रोजन है, और एक क्या है? ऑक्सीजन है। 3 प्रकार के तो तत्व हैं। देखो अभिकारक में देखो आयरन कितना है? 1 है, लिख दिया मैंने। उत्पाद में देखो आयरन कितने हैं? 3 है, लिख दिया मैंने इधर 3। फिर देखो हाइड्रोजन, अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, ये लिख दिया मैंने 2। उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, मैंने लिख दिया 2। अभिकारक में ऑक्सीजन कितनी है? आप कहोगे सर 1 ही है, लिख दी मैंने 1। उत्पाद में ऑक्सीजन कितनी है बताओ? 4, ये मैंने लिख दिया। सबसे पहले तो ये करना है, ये हिट एंड ट्रायल विधि कहती है ना। एग्जाम में आपको इस तरह से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारणी बनाओ ना बनाओ चल जाएगा। ये विधि कहती है कि सबसे पहले
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य तत्वों को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य तत्वों को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दो, पहले लिखते हैं अपन आयरन। इसको अगर मैं संतुलित करूं तो कैसे कर सकते हैं बताओ? इधर मैं अगर 3 लिख दूं तो इधर भी 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन देखो यहां ध्यान समझने वाली बात यह है, समझना ध्यान से, कि सबसे मेन चीज जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि आपका खुद का आइडिया लगाना है। आपको ऐसी संख्या लेनी है जिससे गुणा करने पर दोनों तरफ क्या हो जाए? संख्या बराबर हो जाए। और यहां एक चीज मैं बता सकता हूं आपको कि जैसे मान लो लिख रखा है ना B2, तो आप इसके आगे कितनी भी संख्या लिख सकते हो, इसको आप कभी बदल नहीं सकते, ये ध्यान रख लेना। यहां नीचे जो संख्या लिखी है ना, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे मैंने B2 लिख रखा है और मैं आगे लिखता हूं 3 लिख देता हूं, तो अब ये 6 हो गए, यानी ये इसके साथ क्या होगा? इंटू होगा। क्या होगा? इंटू। ये थोड़ा समझना आपको ध्यान से, ये इसके साथ क्या होगा? इंटू होगा। क्या होगा? इंटू। ठीक है, तो चरण कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल इसको आइडिया लगाना है कि मैं क्या लिखूं। देखिए ध्यान से, अब देखो इधर ऑक्सीजन है 4, इधर है कितनी है? 1 ही है। तो अब मैं क्या करूं ऐसा कि इधर भी ऑक्सीजन 4 हो जाए? तो मेरे पास एक ही तरीका कि मैं इसके आगे क्या लिख दूं? 4 लिख दूं। क्या लिख दूं? 4। तो ऑक्सीजन मेरे पास कितनी हो जाएगी? यहां पर 4 हो जाएगी, इधर भी हो जाएगी 4। लेकिन जब मैं यहां पे अगर 4 लिखूंगा तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 दूनी 8 हो जाएंगे, तो इधर भी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो पहला काम तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तत्वों को क्या करो? संतुलित करो। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छेड़ना ही नहीं, पहले आयरन को संतुलित करते हैं। इधर आयरन कितने बताओ? 3, इधर कितना है? 1। तो इसके आगे मैं क्या लिख दूं? 3 लिख दूं तो क्या हो जाएगा बताओ? 3Fe प्लस H2O, और ये क्या हो जाएगा आपका? Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, उसके बाद अपने को संतुलित करना है ऑक्सीजन को। इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर 1 ही है, तो इसके आगे मैं यहां क्या लिख दूं? 4 लिख दूं तो क्या हो जाएगा बताओ? 3Fe प्लस 4H2O। ये क्या हो जाएगा? Fe3O4 प्लस H2। ऑक्सीजन संतुलित हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है? हाइड्रोजन को संतुलित करना है। इधर हाइड्रोजन देखो कितने हो गए? 4 दूने 8 हो गए, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 ही है। तो अब क्या करूं? आपको सर यहां 4 लिख दो, चलो लिख देते हैं 3Fe प्लस 4H2O। क्या हो जाएगा? Fe3O4 प्लस 4H2। देखिएगा इधर आयरन कितने हैं? 3, इधर भी कितने हैं? 3। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 4 दूनी 8, इधर भी कितने हैं? 8। इधर ऑक्सीजन कितनी है? 4, इधर भी कितनी है? 4। इसका मतलब यहां इस अभिक्रिया में आप देख सकते हो अभिकारक और उत्पाद में, अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व हैं उनकी संख्या क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये संतुलित समीकरण है या नहीं है? आप कहोगे सर है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इनकी भौतिक अवस्था भी लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? भौतिक अवस्था। लोहा कैसा होता है बताओ? लोहा होता है सॉलिड। कैसा होता है? सॉलिड। ये क्या है? जल। जल कैसा होता है? लिक्विड। और ये आयरन ऑक्साइड, लोहे पर जंग लग जाएगा, यानी ये लोहे पर जंग लगा हुआ लोहा है ये। और जब किसी लोहे पर जंग लग जाता है तो क्या बन जाता है? वो द्रव बन जाता है या गैस? नहीं बनता है ना, ठोस ही रहेगा ना। जंग लगा हुआ लोहा भी क्या रहेगा? ठोस ही रहेगा। इसका मतलब ये क्या है? ठोस है, सॉलिड। और ये आपकी क्या हो गई? हाइड्रोजन क्या है? गैस। हाँ, अब इसको अपन कह सकते हैं पूरी तरह से कि ये जो समीकरण है ये एक संतुलित समीकरण है, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप खुद के आइडिया से अभिक्रिया को क्या, समीकरण को क्या कर सकते हैं? संतुलित कर सकते हैं। ये हो गई रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि है? हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपके सामने कहूं, जैसे कि चलो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन थोड़ा उसके आगे और डिस्कस करते हैं।
हो गया। चलो बहुत बढ़िया, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे आज, मिटा दें। चलो देखिएगा, अब मैं आपके सामने लिखूं Mg+O2 और ये क्या बन रहा है MgO। अब मैं तुम्हें कहूं कि बताओ क्या समीकरण संतुलित है, आप कहोगे सर नहीं है। अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है, उत्पाद में ऑक्सीजन 1 ही है, मैग्नीशियम तो चलो बराबर है, तो इसको भी इधर भी कितने दो करने पड़ेंगे ना। तो यहां मैंने लिख दिया 2, ऑक्सीजन 2 हो गई, इधर भी 2। अब आप कहोगे सर लेकिन मैग्नीशियम के साथ लपड़ा हो गया ना, मैग्नीशियम 2 हो गए, इधर 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है रे, इधर भी 2 लिख दिए, देखो संतुलित हो गई। कि सर बिल्कुल हो गई, बस यही है संतुलित रासायनिक समीकरण, कोई लोड वाली बात नहीं है। बताओ इसमें कोई बर्डन है क्या? साइंस जो है वेरी 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 इजी सब्जेक्ट, बस ढंग से पढ़ने का तरीका होना चाहिए। मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, बढ़िया पढ़ेंगे, व्यवस्थित रहेंगे, मजे से पढ़ेंगे, लेकिन रेगुलर रहना जरूरी है यार। अगर रेगुलर नहीं रहे फिर पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो जो 9th से प्रमोट होकर 10th में आप आए हो, तो ये गलतफहमी में ना रहना कि सरकार 10th में भी प्रमोट कर देगी, नहीं। प्रमोट करना बहुत गलत तरीका है, ये आपको खोखला कर रहा है अंदर से। ये अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। चलो ठीक है, महामारी है, मजबूरी थी सरकार की भी, मान लेते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है ये, क्योंकि ये नींव को क्या करेगा, कमजोर करता है। जो भी हुआ जैसे भी हुआ, लेकिन अब आप 10th में आ गए हैं तो पढ़ाई पे लग जाओ, क्योंकि कोरोना से बचना है, पढ़ाई से नहीं बचना है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें, अन्यथा बेवजह बाहर ना घूमें, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। और यदि कक्षा आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को भेजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी इनका फ़ायदा मिल सके। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ रेगुलर आपको क्लासेस जो है वो मिलने वाली है, ठीक है जी। धन्यवाद।